हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज जो हम शिफ्ट करेंगे वो है 28/11/2025 का शिफ्ट नंबर 1 में जो भी रीजनिंग के बढ़िया सवाल आए हुए थे रेलवे ग्रुप डी 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके इस 28 नवंबर 2025 में जो भी बढ़िया सवाल आए हुए थे इस शिफ्ट में, उन सारे सवालों को मैं आपके लिए लेकर के आया हुआ हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको रीजनिंग के जो भी रेलवे के अभी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके मैं सारे सवालों को सॉल्व करवाता हूँ विथ अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर कोई जीरो से भी स्टार्ट कर रहा है तो उसको भी बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो पहला सवाल है वो है अल्फा न्यूमेरिक का। ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं बाएं से दाएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है तथा ठीक बाद भी एक सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं। दोस्तों, ये एक के पहले सम है, ठीक है, और एक के बाद विषम है तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5 के दोनों तरफ सम नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप 5 के देखेंगे तो 5 के एक तरफ तो सम है लेकिन दूसरे तरफ विषम है, ये भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे तो कंटिन्यू 5 के दोनों तरफ आपको विषम ही दिख रहा है। ठीक है, 7 के भी दोनों तरफ विषम है, 7 के इधर दोनों तरफ फिर से विषम है, 7 और 9। ठीक है, 9 के भी दोनों तरफ विषम है, 9 और 7। ठीक है, ये भी नहीं होगा। फिर 9 के दोनों तरफ विषम है, 9 के एक तरफ 5 है और एक तरफ 9 है तो ये भी नहीं होगा। 5 के भी एक तरफ 7 है और एक तरफ 9 है, ये भी नहीं होगा। 7 के एक तरफ तो सम है लेकिन एक तरफ विषम है तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 9 के पहले तो आपका सम है लेकिन बाद में विषम है तो ये भी नहीं होगा। फिर 7 के पहले आपका विषम आ गया लेकिन बाद में सम है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 1 से पहले तो सम है लेकिन 1 के बाद विषम है, ये भी नहीं होगा। फिर 9 के पहले विषम है, 9 के बाद सम है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 7 के पहले सम है, ठीक है, और बाद में भी सम है। तो यही तो हमसे कहा था कि ऐसे कितने भी सम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद भी एक विषम संख्या। तो इसको हम लिख लेंगे 6, 7 और 6। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जब देखेंगे तो 3 के पहले तो सम है लेकिन बाद में विषम है, ये भी नहीं चलेगा। 7 के पहले सम विषम आ गया तो ये भी नहीं चलेगा, और 9 के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो टोटल इसमें मात्र एक ही पेयर बन रहा है जहाँ पे कि विषम के पहले और बाद में सम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, सपोर्ट करिए दोस्तों मुझे आप लोग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन का। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, श्रीमान जेड बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और उत्तर दिशा में 18 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, ब्लैंक पेज पे सॉल्व करते हैं। बिंदु ए से जो है श्रीमान जेड जो है वह उत्तर दिशा में 18 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, यानी कि नॉर्थ में 18 किलोमीटर वह गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वह बाएं मुड़ते हैं और 14 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। तो उत्तर की तरफ जब कोई व्यक्ति चलता है तो जब वो अपने बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने दोस्तों पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगा, जहाँ पे कि वह 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से वह बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो पश्चिम से कोई जब बाएं लेगा तो उसके सामने दोस्तों साउथ यानी कि दक्षिण दिशा आएगा, वहाँ पे वह 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 3 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दोस्तों, दक्षिण से जब कोई दाएं मुड़ेगा तो उसके सामने वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा आएगा, जहाँ पे कि वह 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वह फिर बाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दोस्तों,
पश्चिम से फिर वह बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने दक्षिण दिशा आएगा, जहाँ पे कि वह 25 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर वह बाएं मुड़ता है और 34 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दोस्तों दक्षिण से वह फिर जब बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा आ जाएगा, जहाँ पे कि वह 34 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, और अंत में वह बाएं मुड़ के 21 किलोमीटर गाड़ी चला के बिंदु पी पर रुक जाते हैं। ठीक है, तो अब फिर से वह क्या करेंगे, पूरब से जब वह बाएं मुड़ेंगे तो उनके सामने नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा आ जाएगा, जहाँ पे कि वह 21 किलोमीटर गाड़ी चला के बिंदु पी पर रुक जाते हैं। ठीक है, अब हमसे यही पूछा है कि हमको स्टार्टिंग पॉइंट में बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी, सबसे कम दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो अपोजिट डायरेक्शन होते हैं वो घट जाते हैं, सेम डायरेक्शन वाले जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो यहाँ पे जो उत्तर का ये 18 किलोमीटर, ठीक है, और ये उत्तर का 21 किलोमीटर, ठीक है, इन दोनों को सेम डायरेक्शन है तो 39 किलोमीटर हो जाएगा आपका, उत्तर में हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये जो दक्षिण का 14 किलोमीटर और ये दक्षिण का 25 किलोमीटर, दोनों ही जुड़ के कितने हो जाएंगे, 39 किलोमीटर साउथ के हो जाएंगे। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि सेम डायरेक्शन जुड़ता है और अपोजिट डायरेक्शन घट जाता है, तो ये 39 किलोमीटर नॉर्थ का 39 किलोमीटर साउथ से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, वेस्ट का 14 किलोमीटर और ये वेस्ट का 13 किलोमीटर, तो ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, वेस्ट का 27 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास और बच गया है ईस्ट का 34 किलोमीटर, तो ईस्ट का 34 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों पूरब और पश्चिम दोनों ही क्या अपोजिट डायरेक्शन है, तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा, ईस्ट का 7 किलोमीटर आ रहा है, लेकिन हमको स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है यानी कि वहाँ शुरुआती बिंदु पर जाना है, इसीलिए हमारा पूरब का 7 किलोमीटर कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, उत्तर वेस्ट का 7 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि हमसे स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचने के लिए पूछ रहा है तो हमको 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा, तो हमारा जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल है, किसी निश्चित कोड भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी का पिता है। यदि ओ प्लस पी माइनस टी हैशटैग जी एट द रेट बी है तो ओ का बी से क्या संबंध। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, ब्लैंक पेज पे चलते हैं। सबसे पहले ओ प्लस पी, तो पी का अर्थ यहीं पे बना लेते हैं दोस्तों, प्लस का अर्थ क्या है, ओ पी की बहन है तो ओ जो है वह बहन हो जाएगी पी की। ठीक है, पी माइनस टी का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है तो पी पत्नी हो जाएगी टी की, तो टी उसका हस्बैंड है पी का। ठीक है, टी फिर हैशटैग है ना, तो हैशटैग का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है तो टी पिता है जी का। ठीक है, तो पी और टी के बच्चे कौन है, जी है। ठीक है, और जी एट द रेट भी, तो एट द रेट का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, जी जो है वो भाई है भी का। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ओ का क्या संबंध है भी से। ठीक है, तो दोस्तों भी का पिता है टी और भी की माता है पी और पी की बहन है ओ, तो माता की बहन यानी कि मौसी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 50 विद्यार्थियों में एक पंक्ति में, ठीक है, श्रुति बाएं सिरे से 23वें स्थान पर है, यदि दक्ष श्रुति के दाएं से 17वें स्थान पर है तो पंक्ति के दाएं सिरे से दक्ष का स्थान कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं। दोस्तों टोटल 50 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके, तो श्रुति बाएं सिरे से 23वें स्थान पर है, तो श्रुति का जो है हम क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे राइट से। ठीक है, तो जब हमको एक बंदे का रैंकिंग एक तरफ से दिया हुआ है
और कुल छात्रों की संख्या भी दिया हुआ है, तो हमको उस बंदे का रैंक दूसरे तरफ से निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है कुल, कुल में से आप एक तरफ का रैंकिंग को हटा दीजिए, ठीक है, 50 माइनस का 23, और फिर उसमें क्या कीजिए, एक आप जोड़ दीजिए, ठीक है, एक आप जोड़ दीजिए, तो आपका दूसरे तरफ से बंदे का रैंकिंग निकल जाएगा। तो राइट से जो इसका जो रैंकिंग आएगा श्रुति का, वो आ जाएगा 50 में 23 कम करेंगे 27 प्लस 1 28। श्रुति का रैंक दाएं तरफ से 28 आ गया। अब हमको क्या कह रहा है कि यदि दक्ष श्रुति के दाएं से 17वें स्थान पर है, तो श्रुति तो दाएं से 28वें पर है, ठीक है, 28वें पर है, और दक्ष उस श्रुति के दाएं 17 है, तो दक्ष का हम रैंकिंग को क्या मतलब रैंकिंग निकालने के लिए ये 17 को हटा देंगे, तो ये आ जाएगा दक्ष का रैंकिंग जो आ जाएगा वह राइट से कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। राइट से जो दक्ष का रैंक आएगा वो कितना आएगा, 11 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ए बी सी डी ई और एफ इन गोल मैच के पारित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं सवाल को ब्लैंक पेज पे। सबसे पहले हमको क्या रहा है कि डी बी के बाय दूसरे स्थान पर बैठा है, बी के बाय दूसरे स्थान पर, तो बी के बाय दूसरे स्थान पर ये हो जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि जब कोई केंद्र के उन्मुख करके बैठता है तो उसका घड़ी की दिशा में क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है, घड़ी की दिशा में राइट हो जाता है, ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो डी जो है वो बी के बाय दूसरे स्थान पर बैठा है, ई एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, सी डी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो सी जो है वो डी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यहाँ पे आ जाएगा, और ई एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, बी के जस्ट सामने, और एफ के दाएं दूसरे स्थान पर, क्योंकि ई और एफ के बीच में एक का गैप है तो यहीं पे हम ई और एफ को बैठाएंगे, ठीक है। और ई जो है वो एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब बच गया कौन, ए, ठीक है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। ए के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है दोस्तों, ए के ठीक बाएं पड़ोस में एफ बैठा है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है आपको यह सवाल भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों द्वारा अनुसरण किए गए समान पैटर्न का अनुसरण करता है, दोनों त्रिक समान पैटर्न के हैं। दोस्तों आर से जो के हो रहा है ये क्या हो रहा है, आर होता है 18 पे, के होता है 11 पे, माइनस का 7 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एन से एच हो रहा है, तो एन होता है 14 पे, एच होता है 8 पे, तो क्या हो रहा है, माइनस का 6 हो रहा है, ठीक है। और फिर एल से ओ हो रहा है, ठीक है, तो एल होता है आपका 12 पे, ओ होता है 15 पे, तो यहाँ क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है। सेम टू सेम इसमें भी आप देखेंगे तो माइनस का 7 हो रहा है, प्लस माइनस का 6 हो रहा है, पी से जे, ठीक है, और एन से क्यू क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है। अब हम लास्ट का जो प्लस 3 है ना, इसी को हम पहले चेक करते हैं सारे ऑप्शन में, ठीक है, आपका समय बचेगा दोस्तों। पी से टी हो रहा है, तो पी 16 पे होता है, टी 20 पे होता है, तो ये तो नहीं होगा, प्लस का 4 हो रहा है, इसमें भी नहीं होगा, पी से टी दिखा रहा है, इसमें भी नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए पी से जो एस हो रहा है ना, पी 16 पे होता है, एस आपका 19 पे होता है, तो ये क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। सेम टू सेम वही पैटर्न बन रहा है जो ऊपर दिए गए पैटर्न पर बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिलोगिज्म का सवाल है दोस्तों। कथन कह रहा है कि कुछ पाइप होज है, ठीक है, कुछ पाइप क्या है, होज है, ठीक है, कुछ पाइप होज है, ठीक है, और सभी होज सुरंग है, तो सभी के सभी जो होज हैं वो आ जाएंगे सुरंग के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। अब देखते हैं कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। पहला है कि कुछ पाइप सुरंग है, जी हाँ दोस्तों, पाइप का जो कुछ हिस्सा है वो आपका सुरंग के कुछ हिस्से में जा रहा है, तो जो पहला है वो तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ पाइप क्या है, सुरंग है। दूसरा कथन हमसे क्या है, दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि सभी सुरंग होज है, नहीं, सभी होज सुरंग है, तो सभी सुरंग होज नहीं है, तो दूसरा नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये है सेट एनालॉजी का सवाल। दोस्तों 59 से 71 हो रहा है, 71 से 55 हो रहा है। दोस्तों 59 से 71 प्लस का 12 हो रहा है, और फिर 71 से 55 माइनस का 16 हो रहा है। सेम टू सेम इसमें भी 85 से 97 हो रहा है, यानी कि प्लस का 12 हो रहा है, और 97 से 81 हो रहा है, यानी कि माइनस का 16 हो रहा है। ठीक है, अब सेम टू सेम जिस पैटर्न पे हमारा ये सेट बैठेगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों चेक करते हैं। दोस्तों 117 से 129 प्लस का 12 हो रहा है, लेकिन 129 से 114 माइनस का 15 हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, 78 से 90 प्लस का 12 हो रहा है, लेकिन 90 से 76 माइनस का 14 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर 99 से 112 यानी कि प्लस का 12 हो रहा है, और 111 से 95 माइनस का 16 हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि डी ई एफ जी एल एम और एन एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, 7 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। आइए दोस्तों प्रश्न को सॉल्व करते हैं। डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों जो डी के दाएं है केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि डी यहाँ पे बैठ जाएगा दाएं तरफ से तीसरे स्थान पर। उसके बाद कह रहा है डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि जी जो है डी के बाएं तरफ यहाँ पे आ जाएगा दूसरे स्थान पर बाएं तरफ से। और कह रहा है ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, इसको अभी हम होल्ड कर लेते हैं। ये कह रहा है एफ डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। दोस्तों एफ जो है वह डी के ठीक बाएं पड़ोस में, यानी कि यहाँ पे एफ बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहा है कि एन और एम, एन एम के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। दोस्तों एन एम के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यानी कि अगल बगल बैठा है, तो एन जो है वो सबसे दाएं कोने पर बैठेगा, और एम के जस्ट दाएं तरफ एन बैठेगा। ठीक है, यही तो कहा है कि जो एन है वो एम के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। अब हमारा बच गया ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि ई जो है वह सबसे बाएं कोने पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब एक ही कोना बच गया है, एक ही स्थान खाली है। हमसे क्या पूछ रहा है, पंक्ति में बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। दोस्तों तीसरे स्थान पर तो यही आएगा, और यहाँ पे एल आ जाएगा। ठीक है, तो एल हमारा उत्तर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके यह सवाल बता दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थे 28 नवंबर 2025 रेलवे ग्रुप डी 2025 में जो भी इस शिफ्ट में जो भी बढ़िया सवाल आए थे उनको मैंने सारे आपको सॉल्व करवा के बता दिए हैं विद बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। दोस्तों रीजनिंग बाय रॉ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देख के एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।